नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं जितेंद्र नेहरा आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपनी सीरीज चल रही है और आज एक अपने नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है आज आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधारों में आपने कई बार नाम भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन इसका अपन आज 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे। और ऐसा आपको मैटर पहला नहीं मिलेगा, जैसा अपना वादा है। कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, हमसे जुड़े हो तो ये आपको पूरी दुनिया से कुछ अलग बनाएगा, कुछ आपको आगे लेके जाएगा, ये अपना विश्वास है दोस्तों। तो आप सभी, जो पहले वाला चैप्टर था दोस्तों, उससे कुछ एक दो पेज आप छोड़ दिया करो। पहले वाला जो चैप्टर ख़त्म होता है तो हो सकता है कि अपन निकट भविष्य में कुछ एमसीक्यू वगैरह लाए या एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन वहाँ एक दो पेज में अपन उनको लिख सके। तो आप हर चैप्टर में एक दो पेज अपना छोड़ दिया करो। तो दोस्तों, आज अपना जो मुख्य विषय रहने वाला है आर्थिक सुधार। तो आप दोस्तों सभी हेडलाइन डालेंगे, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार दोस्तों। और आर्थिक सुधारों में आप सभी को पता है तीन बातों को शामिल किया जाता है। एलपीजी, एलपीजी उतारो दोस्तों। अब अपन अपना सब्जेक्ट चालू करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी। जैसा कि दोस्तों आज अपना मुख्य विषय है आर्थिक सुधार, भारत में आर्थिक सुधार। तो अपन कई बातें होगी आर्थिक सुधार की। भारत में आर्थिक सुधार क्यों लाए गए, आर्थिक सुधार कब प्रारंभ हुए, उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय अपने वित्त मंत्री कौन थे, आर्थिक सुधारों के कारण क्या क्या प्रयास किए गए और भारत को क्या क्या सफलताएं मिली, आदि सभी बातों का एनालिसिस आज अपन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में करेंगे। आर्थिक सुधार, और आर्थिक सुधारों को दोस्तों एलपीजी मॉडल भी कहते हैं, एलपीजी मॉडल। तो अपन देखेंगे कि एलपीजी मॉडल क्या है दोस्तों। तो मैं दोस्तों बता देता हूं कि आर्थिक सुधार भारत में आर्थिक सुधार 1991 से प्रारंभ हुए। डेट की बात करें तो 24 जुलाई 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। और दोस्तों, जब आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी तो उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। और उस समय दोस्तों देश के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसके बाद में वे देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। इनके समय दोस्तों आर्थिक सुधार आए थे, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, 24 जुलाई 1991। इस समय भारत देश में आर्थिक सुधार हुए, इसलिए इसको अपन मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव मॉडल भी बोलते हैं। तो इसको अपन ये भी बोलते हैं राव मनमोहन मॉडल भी बोलते हैं। यह आर्थिक सुधारों को दोस्तों अपन एलपीजी मॉडल भी बोलते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप अपनी बात की थी कि हरित क्रांति का जनक कौन था, तो आप सभी ने बताया था कि सर भारत के संदर्भ में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। उसी प्रकार श्वेत क्रांति के जनक भी थे, अर्थशास्त्र के भी जनक होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आर्थिक सुधारों के भी अपने जनक थे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो दोस्तों आर्थिक सुधारों के जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। आर्थिक सुधारों का जनक कौन है दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ध्यान रखें, पीवी नरसिम्हा राव आर्थिक सुधारों के जनक नहीं है। एग्जाम में आ जाए तो आप इसको गलत मत कर देना।
ये तो हुई दोस्तों बात, जनक की बात हुई, किस समय आए, कितनी डेट को आए। अब अपन दोस्तों बात करते हैं कि एलपीजी ये क्या है। एलपीजी तो दोस्तों एलपीजी का मतलब, एल का मतलब आपका है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। कहने का मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसमें तीन तत्वों को शामिल किया गया है। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी निजीकरण, जी ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, तीन बातों को शामिल किया गया है। अब सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि भाई आर्थिक सुधारों की बात चल रही है तो आर्थिक सुधारों की जरूरत क्यों हुई। तो दोस्तों आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधारों की जरूरत क्यों हुई, जो कि आर्थिक सुधार आपके 1991 में हुई। देखो आर्थिक सुधार दोस्तों उस समय अपने प्रारंभ हुए जब अपने देश में एक तो विदेशी मुद्रा के जो भंडार थे ना वो खत्म हो गए थे। क्या हो गए थे, अपने देश में विदेशी मुद्रा के भंडार खत्म हो गए थे। क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। अपने पास केवल 15 दिन के लिए ही, 15 दिन के लिए ही विदेशी मुद्रा बची थी। कितने दिन के लिए मुद्रा बची थी, 15 दिन के लिए ही अपने खजाने में विदेशी मुद्रा बची थी, बाकी अपनी विदेशी मुद्रा खत्म हो गई थी। इसलिए भारत में आर्थिक सुधार लाए गए। एक दोस्तों क्या हो गया था कि पेट्रोल की कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही थी। पेट्रोल की कीमतों में निरंतर वृद्धि। अब पेट्रोल कीमतों में निरंतर वृद्धि दोस्तों इसलिए हो रही थी कि युद्ध हो गया था विदेश में, और उस युद्ध का नाम था खाड़ी युद्ध, या उसको बोलते हैं खाड़ी संकट। खाड़ी युद्ध या खाड़ी संकट के आने के कारण अपने देश में पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। अब दोस्तों कीमतें लगातार बढ़ती है तो अपन विदेशों से आयात करते हैं तेल को, तो अपने को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना होता है, और अपने पास विदेशी मुद्रा केवल 15 दिन के लिए बची थी। उपाय में बताएंगे फिर अपने, जब नीतियाँ की इनकी विश्व बैंक और आईएमएफ की शर्तें मांगी थी तो अपने विश्व से 7 बिलियन अपने लिया था। ओके, उसमें बात करेंगे। तो दोस्तों एक तो अपने विदेशी मुद्रा के भंडार क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे, और विदेशी मुद्रा के भंडार अपने 15 दिन के लिए अपने पास बचे थे। पेट्रोल की कीमतों में क्या हो गई थी, निरंतर वृद्धि हो गई थी। एक दोस्तों अपना देश का राजकोषीय घाटे में भी क्या हो गई थी, राजकोषीय घाटे में भी क्या हो गई थी दोस्तों, वृद्धि हो गई थी। राजकोषीय घाटे में भी अपने वृद्धि हो गई थी। राजकोषीय घाटा क्या होता है, जब दोस्तों सरकार के व्यय हो जाते हैं ज़्यादा और सरकार की आय होती है कम। इनकी भी दोस्तों अपने एक विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं यहाँ इसको छेड़ना नहीं चाहता हूँ कि क्या राजकोषीय घाटा होता है, कैसे क्या निकाला जाता है, बहुत काफ़ी लंबा चैप्टर है। इसके बाद में राजकोषीय घाटे में भी दोस्तों, और जो सार्वजनिक उपक्रम है, जो सार्वजनिक उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम यानी सरकारी उपक्रम, सरकारी विभाग आदि भी क्या हो रहे थे, आदि भी घाटे में चल रहे थे। ये दोस्तों कई कारण थे जिनके कारण अपने को आर्थिक सुधार करने पड़े। सबसे मेन ये था कि दोस्तों अपने विदेशी मुद्रा भंडार था ना ये खत्म हो गया, और विदेशी मुद्रा खत्म होने का मतलब अपने को एलपीजी मॉडल अपनाना पड़ा। एलपीजी का मतलब अपने को ग्लोबलाइजेशन करना है, विश्व से आयात करना है, निर्यात करना है, वो भी प्रतिबंध मुक्त होना चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और ये प्रतिबंध अपने को हटाया किसने, किसके प्रेशर से हटाया अपने, एक नाम आता है आईएमएफ और एक नाम आता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विदेशी मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सॉरी, तो इन दोनों के प्रेशर ने कहा कि आप सभी प्रकार के प्रतिबंध हटाओ, क्योंकि अपने पास मुद्रा के भंडार थे ही नहीं उस समय। ओके, और उन्होंने कहा कि हम आपको लोन देंगे, हम आपको लोन देंगे, हम आपको ऋण देंगे, तो आपको हमारी शर्तें माननी होगी। तो भारत उसमें मजबूरी थी, भारत ने कहा हम आपकी शर्तें मान लेंगे, हम जो भी आयात निर्यात पर प्रतिबंध है, हमारे जो भी निवेश का आप करते हो निवेश पर प्रतिबंध है, उन सभी प्रतिबंधों को हटा देंगे। उसमें उन्होंने लोन दिया। इस प्रकार अपने आर्थिक सुधारों की जरूरत थी। तो सबसे मोटा काम था कि विदेशी मुद्रा भंडार अपने पास कम था, और विदेशी मुद्रा भंडार को जाने के लिए आपको पता है
विदेशी मुद्रा अपने को चाहिए तो अपने को कांटेक्ट कहाँ करना पड़ेगा, वहीं IMF या वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल लेवल पर करना पड़ेगा ना। बाकी तो दोस्तों जैसे ये अपनी जैसे राजकोषीय घाटा अपने देश की बात थी, सार्वजनिक उपकरण अपने देश का मैटर था, लेकिन ये विदेशी मुद्रा भंडार अपने पास खत्म हो गया था, इसलिए अपने को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। तो दोस्तों आप बात को समझ गए होंगे। जैसे जैसे अपन दोस्तों इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आगे अपन पढ़ते जाएंगे, आप नोट्स बनाएंगे और लिखेंगे दोस्तों। तो अपन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स LPG पढ़ने वाले हैं, आर्थिक सुधार। तो दोस्तों LPG मतलब आर्थिक सुधारों में अपन 3 बातें पढ़ेंगे। LPG तो आप इन तीनों लिख ले। LPG में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों के बारे में अपनी चर्चा होनी है और अपना जो सब्जेक्ट है इसी पर पूरा टिका हुआ है। पूरा सब्जेक्ट अपना इन्हीं तीनों बातों पर टिका हुआ है। आप यदि आपके पास जगह है तो आप लिख सकते हैं लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। इन तीनों पर दोस्तों अपना चैप्टर चालू होने वाला है। तो अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और अपने नोट्स बनाना चालू करते हैं। तो दोस्तों आर्थिक सुधारों का प्रारंभ वापस याद कर लो, अभी अपन को करना है। मैं वापस बता देता हूँ। आर्थिक सुधारों का प्रारंभ 24 जुलाई 1991 को प्रारंभ हुआ। उस समय देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। इस आर्थिक सुधारों का LPG मॉडल भी कहा जाता है, या नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह मॉडल भी कहा जाता है। इनके बारे में आप नोट्स चालू करेंगे दोस्तों। लिखो आर्थिक सुधार का अर्थ है, लिखेंगे आर्थिक सुधार। भाई आर्थिक सुधार है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए ना अपन को। तो लिखे आर्थिक सुधार का अर्थ है, आर्थिक सुधार का अर्थ है भारतीय अर्थव्यवस्था में, आर्थिक सुधार का अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण को लागू करना है। लो दोस्तों क्या होते हैं आर्थिक सुधार। सबसे पहले अपन को अर्थ पता होना चाहिए किसी भी चीज का। जो फैक्ट्स पढ़ते हैं उनसे पहले अर्थ तो पता होना चाहिए, है क्या इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार क्या है। तो दोस्तों आर्थिक सुधार का अर्थ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण को लागू करना है, जिसको अपना बोलते हैं LPG। कंटिन्यू से पढ़ेंगे अपन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो ठीक है। बाकी आर्थिक सुधार का अर्थ क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लागू करना है। नेक्स्ट लिखो भारत में आर्थिक सुधार, भारत में
आर्थिक सुधार, भारत में आर्थिक सुधार 24 जुलाई 1991, 1990, भारत में आर्थिक सुधार 24 जुलाई 1991 को प्रारंभ हुए। भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ हुए दोस्तों 24 जुलाई 1991 में। दोस्तों इस समय योजना अवकाश चल रहा था। पंचवर्षीय योजनाओं में अपन बात करेंगे योजना अवकाश की। इस समय कौन सा योजना अवकाश था, तो आप लिखेंगे द्वितीय योजना अवकाश। द्वितीय योजना अवकाश था 1990 टू 1992, ये भी आप लिख लो। कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि आर्थिक सुधार कौन सी पंचवर्षीय योजना में चालू है, ऐसे क्या तो कौन सी था वो, द्वितीय योजना अवकाश 1990 से 1992। नेक्स्ट लिखेंगे भारत में आर्थिक सुधारों के समय, भारत में आर्थिक सुधारों के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव व वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। भारत में आर्थिक सुधारों के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। देखो आर्थिक सुधारों को लिखेंगे आर्थिक सुधारों को एलपीजी मॉडल या राव मनमोहन सिंह मॉडल, राव मनमोहन सिंह मॉडल भी कहते हैं। अब आगे क्या लिखेंगे, आर्थिक सुधारों का जनक लिखेंगे आर्थिक सुधारों का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। आर्थिक सुधारों का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा था। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा था। सरकार अपने विदेशी ऋण चुका पाने की स्थिति में नहीं थी। सरकार
अपने विदेशी ऋण चुका पाने की स्थिति में नहीं थी। उतारो दोस्तों एक बार, इसको उतारो एक बार, फिर नेक्स्ट लेते हैं। उठा लिया गया दोस्तों, नई जगह उतारना पड़ेगा एक बार इसको ना, मैं थोड़ा और उतार दूं यहीं पर। थोड़ा सा वो लिख लो, पेट्रोलियम व अन्य वस्तुओं के आयात के लिए रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व है ना, ऐसे लिखते होंगे शायद, ठीक है, कैसे भी लिखते देख लेना आप। पेट्रोलियम में अन्य वस्तुओं के आयात के लिए रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व केवल क्या गया, विदेशी मुद्रा रिजर्व केवल 15 दिनों या लिख लो 2 सप्ताह है, केवल 15 दिनों के लिए ही शेष रहा था, मतलब कि अपने भंडार सारे खत्म हो गए थे। चलो दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट लेते दोस्तों। एक बार मैं वापिस समझा देता हूँ आपको, जैसा कि डिजिटल बोर्ड वाले समझाते हैं उसी प्रकार वो पहले लिख लिखा है रखते हैं सारा मैटर, अपन ने सारा बनाया है दोस्तों मेहनत करके। तो दोस्तों आर्थिक सुधार का अर्थ क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लागू करना है। याद कर लो, भारत में आर्थिक सुधार 24 जुलाई 1991 को प्रारंभ हुए थे। 24 जुलाई 1991 रट लो एकदम, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। भारत में आर्थिक सुधारों के समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में आर्थिक सुधारों को कौन सा मॉडल कहते हैं, एलपीजी मॉडल या राम मनमोहन सिंह मॉडल भी कहते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आर्थिक सुधारों का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी आया कि 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा था। विदेशी ऋणों के मामले में अपने विदेशों से ऋण बहुत ले रखा था, तो अपने पास चुकाने के लिए पैसा नहीं था, मतलब कि विदेशी मुद्रा रिजर्व का एक तरह से संकट था। तो सरकार ने अपने विदेशी ऋण चुका पाने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम व अन्य वस्तुओं के आयात के लिए रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व भी केवल 15 दिनों के लिए ही शेष रहा था। भाई पेट्रोलियम के लिए अपन आयात करते तो डॉलरों में उनका भुगतान करते, तो जो रिजर्व रखा हुआ था वो भी केवल 2 सप्ताह के लिए शेष रहा था, मतलब कि पूरा खत्म हो गया था। तो ये बड़ा बहुत ही संकट था, ठीक। और खाड़ी युद्ध होने के कारण पेट्रोलियम आदि वस्तु की कीमतें भी निरंतर लगातार बढ़ रही थी। इसके बारे में भी दोस्तों अपन लिख रहे थे, सारे मोस्ट है, फालतू कुछ भी नहीं लिखाया जा रहा है, तो आप इसको धैर्यपूर्वक उतार ले।
नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों अपन आगे लिखते जाओ। इस संकट ने, थ्योरी चलती रहेगी दोस्तों पूरी, है ना। ये इस संकट ने, लिखो दोस्तों, सॉरी, इस संकट को उतार तो नहीं लिया, एक सेकंड दोस्तों। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, अंडरलाइन कर लेना। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया। यदि दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगी, इस बात का ध्यान रख लेना आप एग्जाम में। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहना बना दिया। कि तो विदेशी मुद्राकार उसका तो अपना चल ही रहा था, और फिर क्या हुआ, ऐसा संकट चल रहा था तो आवश्यक वस्तुओं की क्या हो गई, कीमतों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसने इस विषय वस्तु को क्या बना दिया, और भी गहन बना दिया। लिखो, इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम इस संकट का वास्तविक उद्गम का हुआ, संकट ही संकट चल रहे थे ना। इस संकट का वास्तविक उद्गम 1980 के दशक से अर्थव्यवस्था का अकुशल प्रबंध से था ना। तो इस संकट का वास्तविक उद्गम 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंध था। क्या था मतलब, इस संकट का जो वास्तविक उद्गम कब हुआ, 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल क्या था दोस्तों, अकुशल प्रबंध था। नेक्स्ट लिखो, अब लिखेंगे दोस्तों अपन नई हेडलाइन लगो, आर्थिक सुधार की आवश्यकता। थोड़ा सा और लिख लो, इस समय सरकार के वे आशय दिखते, थोड़ी सी और लिख लो, इस समय इस समय सरकार के व्यय आय से अधिक थे। ठीक है, अब अपन लैंग्वेज में दोस्तों थोड़ा थोड़ा और लिख लेते हैं। अब लिखेंगे, तालिया होगा दोस्तों। आवश्यक वस्तु कीमतों में वृद्धि और वैल्यू गणना दिया। इस संकट का वास्तविक उद्गम 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। इस समय सरकार के वे आय से अधिक थे। दोस्तों थोड़ी सी थ्योरी चलेगी, यहाँ पर सारे क्वेश्चन पूछ देंगे, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। सारी बुक्स नोट्स वगैरह आदि का एनालिसिस करने के बाद दोस्तों ऐसे नोट्स बना आपको दिए जा रहे हैं। मैटर तो आपने पहले भी देख लिया होगा, अपना मैटर देश में सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा टाइम लग सकता है अपने। लिखो, आर्थिक सुधारों की आवश्यकता या कारण है। आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों हुई, है ना।
आर्थिक सुधारों की आवश्यकता या आर्थिक सुधार अपनाने के, आर्थिक सुधारों की आवश्यकता, ये लिख लो, आर्थिक सुधारों की आवश्यकता। क्यों क्यों, ये आपको तो पता ही है। आर्थिक सुधारों की आवश्यकता मैंने पहले बता दी आपको। एक तो खाड़ी युद्ध चल रहा था, खाड़ी युद्ध के कारण क्या होता है, खाड़ी संकट था, उसमें पेट्रोल की कीमतों में क्या हो गई थी, निरंतर वृद्धि हो रही थी। विदेशी मुद्रा भंडार, उसमें अपने देश में क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। केवल 15 दिन के लिए ही अपने पास बचा हुआ था। अपने देश में राजकोषीय घाटा चल रहा था, जिसमें भी लिखा है मैंने कि सरकार के व्यय क्या थे, सरकार के आय से ज़्यादा थे, और कीमतों में भी लगातार निरंतर वृद्धि हो रही थी। तो दोस्तों इन सभी पॉइंटों को भी अपन लिख लेते हैं। और एक मैंने बताया था सार्वजनिक उपक्रम भी क्या चल रहे थे, घाटे में चल रहे थे। तो आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों को ही लिखो दोस्तों। लिखो 1990 91 में, 1990 में खाड़ी युद्ध या संकट, खाड़ी संकट के कारण पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि होना। क्या कि 1991 में खाड़ी युद्ध या संकट के कारण पेट्रोल की कीमतों में क्या हो रही थी दोस्तों, पेट्रोल की कीमतों में क्या हो रही थी, लगातार वृद्धि हो रही थी। इसलिए अपने को आर्थिक सुधारों की क्या हुई थी, आवश्यकता हुई थी। नेक्स्ट लिखो विदेशी विनिमय भंडार या विदेशी कोष्ठ में लिखो विदेशी मुद्रा रिजर्व। कैसे लिखते दोस्तों, रिजर्व ऐसे लिखते क्या, विदेशी विनिमय भंडार व विदेशी मुद्रा रिजर्व में कमी, विदेशी मुद्रा में कमी है ना, रिजर्व यहाँ लाता है, मात्रा ध्यान रखना आपने, रिजर्व में कमी। विदेशी विनिमय भंडार अपने क्या हो गए थे, कम हो गए थे। विदेशी मुद्रा रिजर्व या विदेशी मुद्रा रिजर्व की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोष, एक ही बात है ना, कोष में क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। नेक्स्ट को राजकोषीय घाटे में निरंतर वृद्धि। अब आपको बता दिया सरकार के वो लिखाना ज़्यादा जरूरत है। राजकोषीय घाटे में निरंतर वृद्धि क्यों हो रही थी, व्यय ज़्यादा थे और आय क्या थी सरकार की, कम थी। ये भी लिख लो। चलो कीमतों में अत्यधिक वृद्धि, व कीमतें लगातार बढ़ रही थी, तो कीमतों में अत्यधिक वृद्धि, कीमतों में अत्यधिक वृद्धि। नेक्स्ट लिखो प्रतिकूल भुगतान शेष, जिसको अपन बोलते हैं भुगतान शेष को बोलते हैं अपने BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे। यहाँ मैं छेड़ दिया ना, इसको तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो भी आर्थिक लेन देन होता है ना, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में व्यापार खाता भी आता है, चालू खाता भी आता है, पूंजी खाता भी आता है। फिर अपन देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में चालू खाते में क्या आता है, पूंजी खाते में क्या आता है, चालू खाते व पूंजी खाते में क्या अंतर है, आदि चीज़। काफ़ी लंबा चैप्टर है ना दोस्तों, इसको मैं अभी छेड़ना नहीं चाहता हूँ। प्रतिकूल भुगतान शेष, सार्वजनिक उपक्रमों को निरंतर हानि। ये लो दोस्तों, सारे मैंने अच्छे अच्छे नोट्स करा दिए आपको, 1 2 3 4 5 6 करवा दिए मैंने। क्या क्या कर रहे हैं भाई, आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों हुई थी। एक तो क्या हो रहा था कि सर अपने देश में जो खाड़ी युद्ध संकट चल रहा था, इसलिए पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी। इसलिए एक अपने पास विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो गया था, कम हो गया था। केवल कितने दिन का बचा था, केवल
15 दिनों के लिए बचा था या 2 सप्ताह के लिए बचा था। एक राजकोषीय घाटे में निरंतर वृद्धि हो रही थी, सरकार के व्यय ज़्यादा हो रहे थे और सरकार की इनकम बहुत कम थी। कीमतों में क्या हो रही थी, अत्यधिक वृद्धि हो रही थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कैसा था, प्रतिकूल था, बैलेंस ऑफ पेमेंट था। और सार्वजनिक उपक्रम जो सरकारी विभाग थे उनको भी क्या हो रही थी, निरंतर हानि हो रही थी। इतने सभी दोस्तों कारण थे, इन्हीं के कारण अपने को क्या आर्थिक सुधार लागू करने पड़े। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी पिछली बार इससे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों थी। ओके दोस्तों, आएंगे अपने क्वेश्चन इस बार भी। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा यार सर आप पहले पढ़ लेते, पहले वाली एग्जाम में आप ये नोट्स लिखाते तो सारे के सारे ऐसे कैसे छप जाते। बिल्कुल अब भी छप जाएंगे, आप टेंशन मतलब हम बताएंगे आपको पर्सन कहाँ से आएंगे। ठीक है, इसके आगे आप लिखो, एक सेकेंड, इसके आगे अपन ने बोला बता लो दोस्तों। स्थिति को सुधारने के लिए किए गए उपाय। ऐसी स्थिति थी, सारी विदेशी मुद्रा भी कम चल रही थी, राजकोषीय घाटा भी चल रहा था, कीमतों में निरंतर वृद्धि भी हो रही थी, उपक्रम भी घाटे में चल रहे थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी प्रतिकूल था। तो इन सभी को सुधारने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए उनके बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करते हैं। तो आप हेडलाइन लगाएंगे वापस, स्थिति को सुधारने के लिए किए गए उपाय। उतार लिया होगा दोस्तों आपने। तो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो सरकार ने क्या किया, एनसीईआरटी बुक से थोड़ी लैंग्वेज ले रहे हैं दोस्तों। तो सरकार ने क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ पहले, कि जो वित्तीय से सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे, क्या क्या उपाय किए गए। सरकार ने सबसे पहले तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से संपर्क किया। किससे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। क्या होता है आईएमएफ वर्ल्ड बैंक, इनकी भी अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन अब मैं इसको विस्तार से नहीं लूँगा, एक बार छेड़ दिया तो काफ़ी लंबा रह जाएगा। ठीक है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से संपर्क किया और उनको कहा कि हमारे पास तो 15 दिन का रिजर्व बचा है, आप हमारे को पैसे दो, आप हमारे को लोन दो। तो आईएमएफ उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे तो दे देंगे लेकिन आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपकी शर्तें मान लेंगे। तो उन्होंने उस समय $7 बिलियन, 7 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर ऋण अपने को दिया। ठीक है, और उसने कहा कि आप जितने भी अपने के आयात निर्यात व्यापार लाइसेंस आदि पर जो भी प्रतिबंध है उनको आप समाप्त करो। ठीक है, तो इन सभी शर्तों को अपने माना। तो उन शर्तों के दोस्तों अपन लिख लेते हैं, लिखो। देखो, भारत ने विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे दोस्तों, इसको भी मैं अलग से पढ़ाऊंगा। वैसे वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी बैंक भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, उधार ऋणों वाली खिड़की भी इसको बोलते हैं। कई है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। इस 5 भाग इसके उप समूह है, इसको भी अपन विस्तृत चर्चा से पढ़ेंगे, है ना। तो भारत ने विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक व आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया लैंग्वेज है दोस्तों एनसीईआरटी के, तो वही लिख रहा हूँ मैं।
उनके पास गए मतलब क्या ना। तो भारत ने विश्व बैंक व IMF का क्या किया, दरवाजा खटखटाया कि हमारे पास, हम तो इस स्थिति में हैं तो हमारे को लोन दो। देखो IMF व विश्व बैंक ने, IMF व विश्व बैंक ने इस संकट से निपटने के लिए, इस संकट से निपटने के लिए भारत को, रेड पेन से लिखेंगे दोस्तों, भारत को, ये रेड पेन से लिखेंगे आप, 7 बिलियन डॉलर, 7 बिलियन डॉलर ऋण दिया। लिखो, इस स्थिति में भारत को 7 बिलियन डॉलर ऋण दिया। ऋण दिया तथा वर्ल्ड बैंक, W लिख दो क्या दोस्तों, तथा विश्व बैंक व IMF ने देश पर कुछ शर्तें लगाई। भाई लोन तो दे दिया लेकिन शर्त भी साथ में रख दी। IMF विश्व बैंक ने इस संकट से निपटने के लिए भारत को 7 बिलियन डॉलर, एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में कि निपटने के लिए भारत को कितना ऋण दिया था, तो 7 बिलियन डॉलर ऋण दिया तथा विश्व बैंक व IMF ने देश पर कुछ शर्तें लगाई। जैसे कुछ शर्तें लगाई, जैसे क्या क्या शर्तें लगाई, लिखो। जैसे भारत उदारीकरण करेगा, लिखो, जैसे सरकार उदारीकरण करेगी, सरकार क्या करेगी, उदारीकरण करेगी। निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी। जो भी प्रतिबंध है ना, तो उदारीकरण कर दिया अपन ने, शर्त लगाई थी उन्होंने। निजी क्षेत्र पर जो भी अपने प्रतिबंध थे, भाई निजी क्षेत्र वो काम नहीं कर सकते, कोई धंधा नहीं खोल सकते, हमारे से परमिशन लो, लाइसेंस लो, है ना। तो निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को क्या करेगी, प्रतिबंधों को हटाएगी तथा अनेक क्षेत्रों पर सरकारी प्रतिबंध को कम करेगी। सरकारी प्रतिबंध, जो भी सरकारी प्रतिबंध है उनको क्या करेगी दोस्तों, कम करेगी तथा उन्हें सरकारी प्रतिबंध कम करेगी। प्रतिबंध पर 2 बार आ गया वैसे प्रतिबंध, या हस्तक्षेप लिखो तो और अच्छा रहेगा। आपने लिख लिया तो लगवा था, काटापीटी नहीं करनी है। नहीं लिखा है तो आप ये लिख सकते हो, अनेक क्षेत्रों पर सरकारी हस्तक्षेप को कम करेगी। मैं सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा उनके बीच में हस्तक्षेप कर रही थी, तो उन हस्तक्षेप को क्या करेगी, कम करेगी तथा साथ ही विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को भी हटाएगी। ये लो भाई,
हटाओ भाई प्रतिबंध विदेशी व्यापार पर, सारा बता दिया उन्होंने। विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध हटा दो, वैश्वीकरण कर दो, सरकारी प्रतिबंध कम कर दो, मतलब कि उदारीकरण कर दो, निजी क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंध को हटा दो, मतलब कि निजीकरण कर दो। तीनों वर्ड्स इसमें इनकी शर्तों में आ गए थे। उठा लिया होगा दोस्तों आपने। लिखो, भारत ने विश्व बैंक और आईएमएफ की ये शर्तें, मान ली और नई, ये शर्तें अपने मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। और नई आर्थिक नीति कब आई थी? इकोनॉमिक नई आर्थिक नीति 1991 की घोषणा की। नई आर्थिक नीति 1991 की घोषणा की, या उस समय औद्योगिक नीति थी दोस्तों। औद्योगिक नीति थी उस समय दोस्तों 1991। औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की, ये भी लिख लो। या औद्योगिक नीति 1991 की क्या की दोस्तों? घोषणा की। अपने देश में दोस्तों हम औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ेंगे कि देश में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में आई थी, 1956 में आई थी। औद्योगिक नीतियों का भी दोस्तों इसके एनालिसिस करेंगे। लेकिन उस समय जब आर्थिक सुधार थे 1991 में, तो नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की। और उस नई औद्योगिक नीति के तहत ही उद्योगों में लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। MRTP वगैरह कई अपन पढ़ने वाले हैं, तो उनकी भी अपन ने घोषणा कर दी थी, है ना दोस्तों। लिखो, नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। अब लिखो, इस आर्थिक नीति को दो अंशों में विभाजित किया जा सकता है। नई आर्थिक नीति को दो भागों में बांटा गया। नई आर्थिक नीति को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? दो भागों में बांटा गया। एक संरचनात्मक, एक स्थायित्वकारी परिवर्तन। तो ये दोनों आप दोनों नोट करेंगे। इन नीति को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक लिखेंगे स्थायित्वकारी उपाय, एक लिखेंगे संरचनात्मक सुधार। यहां से भी दोस्तों इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। नई आर्थिक नीति को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक तो स्थायित्वकारी उपाय और एक संरचनात्मक सुधार। देखो दोस्तों, स्थायित्वकारी उपाय है ना, इनका संबंध तो अल्पकाल से है, और जो संरचनात्मक सुधार है इनका दीर्घकाल से संबंध है। देखो, स्थायित्वकारी उपायों में तो ये ध्यान रखा गया कि अपने देश में जो मुद्रास्फीति है, जो कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, और जो राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, उनका अपने को क्या करना है? कंट्रोल में करना है, उनका अपने को ध्यान रखना है। और संरचनात्मक सुधार जो कि दीर्घकालीन से संबंधित थे, इसमें अपने को क्या करना था? LPG जो मॉडल थे उनका अपने को ध्यान रखा गया। तो दोस्तों इसके अंदर आप लिखिए।
लिखो, अब ये लिखो स्थायित्वकारी उपाय, यहाँ हेडलाइन डालो वापिस, दो भागों में थे तो आप यहाँ लिख लो स्थायित्वकारी, जो भी है आपने लिखा दिया मैंने, स्थायित्वकारी उपाय। देखो ये उपाय अल्पकालीन होते हैं। देखो देखो ये उपाय अल्पकालीन होते हैं तथा भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी में आई हुई त्रुटियों को दूर करते हैं ना। इस दायित्वकारी उपाय, ये उपाय अल्पकालीन होते हैं तथा भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना है, तथा भुगतान संतुलन में आई हुई त्रुटियों को दूर करते हैं। क्या करते हैं? भुगतान संतुलन में आई हुई त्रुटियों, मतलब भुगतान संतुलन जो प्रतिकूल था ना उसको अनुकूल बनाने का काम करते हैं। और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करते हैं, दूर करते हैं, और मुद्रास्फीति पर भी क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। अर्थात वो लिखा देता हूं मैं इसमें थोड़ा, अर्थात भुगतान संतुलन को अपन को ठीक करना है, मतलब कि अपने पास विदेशी मुद्रा रिजर्व अपने पास रहना चाहिए और कीमतों में अपन को क्या करना है? नियंत्रण करना है। अर्थात आप लिखेंगे लैंग्वेज में था, अर्थात पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, अर्थात पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना तथा बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश लगाना है। ये हो गए दोस्तों स्थायित्वकारी उपाय। अब अपन लेंगे कौन से उपाय? संरचनात्मक सुधार। तो रेड पेन से आप अपने हिसाब से कर लेना। संरचनात्मक सुधार ये क्या होते हैं? दीर्घकालीन होते हैं। ये दीर्घकालीन होते हैं तथा अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना, अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था की विभिन्न
एक सेकंड दोस्तों, ये लिखना मत बार, मैं लैंग्वेज देखता हूँ। तथा अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्षेत्रों की अनियमितताओं सही है, ये तय है ना दोस्तों, अनियमितताओं, विभिन्न क्षेत्रों की अनियमितताओं को दूर करना, तो वो दूर करना व एनसीईआरटी की लैंग्वेज है दोस्तों ना, क्षेत्रों की अनियमितताओं को दूर करना व भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा यानी कंपटीशन, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। उतारो दोस्तों, भारत की क्षमता को बढ़ाना है। लिखो, भारत के आर्थिक सुधारों में तीन तत्वों को शामिल किया गया। लिखो, भारत के आर्थिक सुधारों में तीन तत्वों को शामिल किया गया है। भारतीय आर्थिक सुधारों में तीन तत्वों को शामिल किया गया है, जिन्हें भारत के आर्थिक सुधारों में तीन तत्वों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है, जिन्हें एलपीजी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें एलपीजी नाम से जाना जाता है। यहां लिखेंगे आप आर्थिक सुधार के तत्व दोस्तों कितने हैं, एलपीजी। ठीक है, ये हो गया उदारीकरण, ये हो गया आपका निजीकरण, और ये हो गया आपका वैश्वीकरण। ये तीन हो गए दोस्तों। अब इंग्लिश में क्या लिखना, बार बार में अपन इंग्लिश में लिख ही लिया है ना। तो आर्थिक सुधारों के तीन तत्व कौन कौन से हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये तीन तत्व है जो कि जिनकी अपने चर्चा पहले की। अपने लैंग्वेज में दोस्तों थोड़ा ध्यान रखा, अपने एकदम साइलेंट तरीके से अपने नोट्स उतार लिए हैं। कुछ लैंग्वेज थी एनसीईआरटी की जो मैंने आपको नोट करवाई है, वो ज़रूरी भी थी। अब दोस्तों अपन उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले उदारीकरण के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। एक सेकंड के लिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार अपन अब चालू करने वाले हैं अपना उदारीकरण। इस प्रकार दोस्तों अपन ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में जाना, क्या थे आर्थिक सुधार, क्या आवश्यकता हुई, इन आवश्यकताओं के लिए अपन को क्या क्या प्रयास करने पड़े। तो दोस्तों आज के लिए आर्थिक सुधार इतना ही, आप समझ गए होंगे आर्थिक सुधारों के बारे में। वापस मैं आपको हो तो आर्थिक सुधारों का एक बार एनालिसिस वापस करा देता हूं आपको। देखो दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधार कब आए, अब आप थोड़ा सुनना ध्यान से, आर्थिक सुधारों की क्या जरूरत पड़ी। देखो भारत में आर्थिक सुधार कब आए दोस्तों, बोलेंगे आप सभी मेरे साथ, सर भारत में आर्थिक सुधार 24 जुलाई 1991 से प्रारंभ हुए। कब प्रारंभ हुए,
24 जुलाई 1991 से प्रारंभ हुए। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे सर उस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, और उस समय देश के वित्त मंत्री डॉक्टर कौन थे? मनमोहन सिंह थे। तो दोस्तों सर ये इस समय वित्त मंत्री थे और ये उस समय प्रधानमंत्री थे। इसलिए जो आर्थिक सुधार 24 जुलाई 1991 को आए, इन सुधारों को दोस्तों क्या कहा गया? राव मनमोहन मॉडल कहा गया। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, राव मनमोहन मॉडल कहा गया। जब मनमोहन सिंह की बात आई तो दोस्तों आर्थिक सुधारों के जनक पूरे विश्व में जाने जाते हैं, भारत के संदर्भ में कि आर्थिक सुधारों के जनक कौन थे? तो आप सही कहेंगे सर आर्थिक सुधारों के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो अपनी इससे बात हुई। फिर अपन बात करें कि दोस्तों अपने को अपने देश में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण थे कि अपन को आर्थिक सुधार अपनाने पड़े? तो दोस्तों कारण मैंने बताया। एक तो दोस्तों अपने पास जो विदेशी मुद्रा रिजर्व था, विदेशी मुद्रा रिजर्व जिसके जो भंडार थे वो क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे। केवल 15 दिन के या 2 सप्ताह के लिए अपने पास भंडार बचा हुआ था। ठीक है, एक तो विदेशी मुद्रा रिजर्व क्या हो गया था? कम हो गया था। एक क्या हो गया था? कीमतों में निरंतर वृद्धि हो गई थी। बिल्कुल सर कर लेंगे। एक क्या हो गई थी? खाड़ी युद्ध के कारण पेट्रोल की कीमतें क्या हो गई थी? पेट्रोल की कीमतों में क्या हो गई थी? खाड़ी युद्ध के कारण पेट्रोल की कीमतों में क्या हो गई थी दोस्तों? वृद्धि हो गई थी। और बताओ अपने देश का राजकोषीय घाटा क्या चल रहा था दोस्तों? आप कहेंगे सर उस समय राजकोषीय घाटा क्या चल रहा था? घाटे में चल रहा था। और जो सार्वजनिक उपक्रम थे उनमें भी क्या हो रही थी दोस्तों? हानि हो रही थी। फिर दोस्तों अपन ने पढ़ा कि आर्थिक सुधार के तो कारण थे, फिर आर्थिक सुधारों को सुधारने के लिए अपने क्या क्या प्रयास किए, अपन ने क्या क्या उपाय किए? तो भारत देश ने IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जिसे IBRD भी कहते हैं, आगे चर्चा करेंगे, पूरा एनालिसिस कराऊंगा इन दोनों का। तो दोस्तों उस समय IBRD और वर्ल्ड बैंक के सामने भारत ने उसका दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने कहा कि हम आपको $7 बिलियन लोन देंगे। और उन्होंने लोन दे दिया, और लोन देने के साथ ही उसने शर्तें रखी भारत के सामने। और वो शर्तें क्या थी? शर्तों को अपन ने पहले पढ़ लिया। शर्त ये रखी कि एक तो भारत आयात और निर्यात पर प्रतिबंध हटाएगा, निजी क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंध को हटाएगा, और लाइसेंस आदि से संबंधित क्या करेगा? वो उदारीकरण की नीति अपनाएगा। उसने ये 3 शर्तें अपने देश के पास रखी थी। तो दोस्तों फिर अपन ने इनकी ये शर्तें मान ली, और अपन ने 1991 में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, या नई 1991 की औद्योगिक नीति की घोषणा की। और उस औद्योगिक नीति में जो उन्होंने प्रतिबंध हटाने को कहा था वो सभी काम अपन ने नई औद्योगिक नीति 1991 में किया। फिर अपन दोस्तों अब जो नीति थी उसमें 2 प्रकार के परिवर्तन भी आपको अपनाए गए, जिसमें अपने एक परिवर्तन थे स्थायित्वकारी और एक थे संरचनात्मक। दोस्तों तो संरचनात्मक मैंने बताया कि ये उपाय थे, ये दीर्घकालीन थे, और जो स्थायित्वकारी थे ये क्या थे दोस्तों? अल्पकालीन थे। ये स्थायित्वकारी उपाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कि विदेशी मुद्रा रिजर्व पर ध्यान देते हैं, और दूसरा था मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। इनका मुख्य उद्देश्य था। संरचनात्मक दीर्घकालीन थे जो कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करना था, और इसमें 3 जो अपने घटक थे LPG, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का ध्यान दिया। अब दोस्तों अपन इनकी एक एक चर्चा करेंगे।
उदारीकरण की बात करेंगे, उदारीकरण पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। तभी के लिए दोस्तों आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैटर पर पूरा ट्रस्ट करते रहिए दोस्तों। ओके।